नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आप RSCIT की। तो आपकी तैयारी को देखते हुए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है RSCIT के लिए। और ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों जो अब की बार 100% मिलने के चांस हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो आराम से पास हो जाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कंट्रोल+S, कंट्रोल+P, कंट्रोल+D या कंट्रोल+Shift+P। बताइए दोस्तों, प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका जवाब आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों, मैं आपसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के आंसर पूछते जाऊंगा। अगर आपको आते हैं तो दीजिएगा और नहीं आते तो आराम से देखिए, क्योंकि मैं इनके आंसर बताऊंगा सबके सब, मतलब पूरे क्वेश्चनों के मैं आंसर दूंगा आपको। तो आपको देखने तसल्ली से, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और जो बच्चे इन क्वेश्चनों में से 20 से ज्यादा क्वेश्चनों के आंसर दे देते हैं तो मैं मानूंगा कि वो आराम से पास हो जाएंगे RSCIT के अंदर। तो आपको देखना है कि ये सारे क्वेश्चन है ना, उनमें से 20 से ज्यादा क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। अगर आपको पास, मतलब फिर मैं बोल दूंगा कि आप पास हो जाओगे आराम से, आपकी तैयारी अच्छी है। देखते हैं किन के मतलब 20 से ज्यादा क्वेश्चन सही होते हैं इस क्लास के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है, प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। पहला ऑप्शन कंट्रोल+S, दूसरा कंट्रोल+P, तीसरा कंट्रोल+D और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल+Shift+P। तो चार ऑप्शन आपके सामने, अगर आपको आता है इसका आंसर तो दीजिए कमेंट बॉक्स में, और नहीं आता है तो देखिए दोस्तों। दोस्तों जो प्रिंट किया जाता है ना, उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है दोस्तों कंट्रोल+P होती है। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल+P होती है। तो लगा लीजिए यहाँ पे कंट्रोल+P पे टिक। अब यहाँ पे कंट्रोल+S क्या होती है? ये होती है दोस्तों सेव करने की शॉर्टकट की। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है ना, तो यहाँ पे जाकर के हम एक तरीके से कंट्रोल+S प्रेस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन किस किस का सही हुआ बताइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों सामने, फाइंड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको शॉर्टकट कुंजियों के ऊपर लेके आया हूं, क्योंकि एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शॉर्टकट कुंजियों पे आधारित होंगे, तो इसलिए मैं लेके आया हूं दोस्तों शॉर्टकट कुंजी वाले क्वेश्चन। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों कंट्रोल+H, दूसरा आ रहा है यहाँ पे कंट्रोल+R, तीसरा है कंट्रोल+F और चौथा है दोस्तों कंट्रोल+E। तो बताइए दोस्तों, फाइंड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। क्या आपको आता है इसका आंसर? आता है तो आप आसानी से कमेंट बॉक्स में दे सकते हो और मुझे भी लगेगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे फाइंड करने की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों, वो होती है कंट्रोल+F। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल+F होती है। तो लगा लीजिए यहाँ पे टिक कंट्रोल+F पर। किस किस का सही था ये बताइए कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। टेक्स्ट को, मतलब अक्षरों को बोल्ड यानी गहरे करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है भाई। यहाँ पे चार ऑप्शन है, पहला कंट्रोल+U, दूसरा कंट्रोल+I, तीसरा कंट्रोल+B और चौथा है दोस्तों कंट्रोल+D। चार ऑप्शन है और चारों इंपॉर्टेंट, बताइए इनमें से कौन सा सही है। कंट्रोल+U है या कंट्रोल+I है या फिर कंट्रोल+B या फिर कंट्रोल+D है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो मैं एक बार आपको ऑप्शन समझा देता हूं। सवाल ये था कि टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। पहला ऑप्शन कंट्रोल+U। देखिए दोस्तों कंट्रोल+U से होता है अंडरलाइन। क्या होता है दोस्तों? अंडरलाइन होता है। कंट्रोल+I से क्या होता है दोस्तों? इटैलिक होता है। क्या होता है? इटैलिक। सवाल ये आता है कि टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो वो होती दोस्तों कंट्रोल+I होती। और टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या होती दोस्तों? कंट्रोल+U होती। लेकिन सवाल था कि टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है दोस्तों, तो वो है कंट्रोल+B। क्या है दोस्तों? कंट्रोल+B है। कंट्रोल+B के द्वारा हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं दोस्तों? बोल्ड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी समझ में आ गया होगा दोस्तों, कंट्रोल+B से क्या होता है। क्लियर है तक का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा। चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, अब एक्सेल फॉर्मूला से क्वेश्चन आ गया है ये, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर एक या दो फॉर्मूलों के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एक्सेल से। ठीक है, ध्यान रखना। मतलब 35 में से आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक या दो क्वेश्चन एक्सेल के फॉर्मूला से आएंगे दोस्तों। तो आपको फॉर्मूले भी क्लियर करने हैं दोस्तों। मैं इस वीडियो के अंदर काफी सारे एक्सेल के फॉर्मूले लेके आया हूँ, तो आप देखिएगा मतलब एक बार आराम से। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन, मतलब चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सेल में जोड़ यानी कि एडिशनल
एडिशन करने का सही फॉर्मूला क्या है, मतलब एक्सेल में जो जोड़ करने का फॉर्मूला होता है ना वो क्या काम करता है, मतलब कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सही है। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है कि ऐड कर दें ADD और ब्रैकेट चालू A1 से A5, दूसरा है सम A1 से A5, तीसरा है टोटल A1 से A5 और यहाँ पे चौथा फॉर्मूला है दोस्तों प्लस A1 से A5। तो बताइए अगर आपने एक्सेल पढ़ी होगी तो सम का फॉर्मूला जरूर लगाया होगा दोस्तों, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। अब एक्सेल की बात करें तो ध्यान रखना एक्सेल में जो फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं ना दोस्तों वो होते हैं इक्वल साइन से। किससे होते हैं, इक्वल साइन से। एग्जाम में आ चुका है कि एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले कौन सा सिंबल यूज किया जाता है दोस्तों, तो किया जाता है इक्वल का, ये याद रखना दोस्तों। अब मुझे बताइए कि एक्सेल में एडिशन मतलब सम करने के लिए या जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। आंसर तो मैंने बता दिया इसमें, वाह। देखिए दोस्तों एडिशन यानी कि जोड़ करने के लिए सम का फॉर्मूला यूज किया जाता है दोस्तों। किसका किया जाता है दोस्तों, सम का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लगा लीजिए बी ऑप्शन पे टिक, सम का फॉर्मूला। क्लियर यहाँ तक का। तो चार क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हुए हैं दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या 3 हो गए क्या सही आपके 4 में से, बताइए कितने हुए हैं। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। पांचवा है दोस्तों एक्सेल में औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है। एक्सेल में औसत निकालने का मतलब एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है। आप यहाँ पे पहला आ रहा है कि इक्वल AVG जो भी रेंज है, दूसरा है सम जो भी रेंज दे रखी है यहाँ पे, तीसरा है दोस्तों एवरेज A1 से A5 और चौथा है दोस्तों यहाँ पे मिड का फॉर्मूला। बताइए दोस्तों औसत निकालने के लिए एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। अगर आपने एक्सेल पढ़ी है तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। बताइए दोस्तों एक्सेल में औसत निकालने के लिए किस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप बता सकते हो, आपके पास है 10 सेकंड। 10 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हो और जो लोग इसका आंसर दे देंगे मैं मानूंगा कि उनकी एकदम अच्छी पढ़ाई चल रही है और आराम से पास हो जाएंगे दोस्तों। बताइए क्या है एवरेज का फॉर्मूला निकालने का, मतलब कौन सा फॉर्मूला है इसके अंदर, आप बता सकते हो आराम से। तो बता दिया होगा शायद आपने। देखिए दोस्तों यहाँ पे सम का जो फॉर्मूला होता है ना वो तो होता है दोस्तों जोड़ निकालने के लिए। अब मुझे पूछा है यहाँ पे औसत निकालने के लिए, किसके लिए दोस्तों, औसत निकालने के लिए। तो औसत निकालने के लिए काम आता है दोस्तों एवरेज। क्या आता है दोस्तों, एवरेज। अब यहाँ पे AVG लिखा हुआ है A ऑप्शन पे, लेकिन AVG से शॉर्ट से काम नहीं चलेगा दोस्तों, इसमें पूरा नाम लिखना पड़ता है इक्वल AVERAGE। ठीक है, ब्रैकेट चालू और जो रेंज देंगे वो लिखनी पड़ेगी दोस्तों यहाँ पे और फिर एंटर प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, रिजल्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, C ऑप्शन होगा दोस्तों। तो लगा लीजिए यहाँ पे C ऑप्शन पे टिक। तो किस किस के पांचों में से पांचों क्वेश्चन सही है दोस्तों, बताइए। है कोई ऐसा उम्मीदवार जिसके पांचों में से पांचों सही है भाई। अगर सही है तो मानता हूं कि उसकी तैयारी एकदम शानदार चल रही है और अच्छी परसेंटेज बनने वाली है उस बंदे की। तो बताइए दोस्तों किस किस के पांचों में से पांचों क्वेश्चन एकदम सही थे और किस किस ने पांचों में से पांचों के आंसर कमेंट बॉक्स में दिए हैं, बताइए दोस्तों। है कोई ऐसा जिसने पांचों में से पांचों क्वेश्चन दिए, मतलब पांचों में से पांचों क्वेश्चनों का आंसर दिया हो। अब चलते हैं दोस्तों छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्सेल में सबसे बड़ी संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला है। एक्सेल में सबसे बड़ी संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला है। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है दोस्तों मैक्स का, दूसरा है बिग का, तीसरा है लार्ज और चौथा है दोस्तों बिगेस्ट। ये सारे नाम आपको एक समान से दिख रहे होंगे दोस्तों, लेकिन बताइए इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है एक्सेल में सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए। पहला मैक्स का, दूसरा बिग का, तीसरा यहाँ पे दोस्तों लार्ज का और चौथा है दोस्तों बिगेस्ट का। तो बताइए दोस्तों कौन सा यहाँ पे राइट है चारों में से। अगर आपने एक्सेल में फॉर्मूले यूज किए हो तो आराम से इसका आंसर आ सकता है और अब की बार ये एग्जाम में आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को ये, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे कि सबसे बड़ी संख्या निकालने का, सबसे छोटी संख्या निकालने का, ये ऐसे फॉर्मूले आ जाते हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर। ये लगते आसान है लेकिन आपको आंसर देने में बड़ा जोर आएगा इनका। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। चार ऑप्शन आपके सामने, मैक्स होगा, बिग होगा, लार्ज होगा या बिगेस्ट होगा। बताइए जल्दी दोस्तों। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पे मैक्स। क्या होगा दोस्तों, मैक्स। मतलब मैक्सिमम का फॉर्मूला होगा सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए। तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक। मैक्सिमम का फॉर्मूला मतलब इक्वल मैक्स A1 से A5। ये क्या काम करेगा दोस्तों, इसका आउटपुट आएगा कि आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, ये नंबर्स पे काम करता है और ये बताएगा कि आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कौन सा फॉर्मूला दोस्तों, मैक्स का फॉर्मूला। अब चलते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, किस किस को आ गया बताइए कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है एक्सेल में सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है।
पहले मैंने पूछा था गए क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम आता है। अब इसमें पूछ रहा हूं मैं आपसे कि एक्सेल में सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम आता है। पहला इक्वल मिनिमम A1 से A5, दूसरा इक्वल मिन A1 से A5, चौथा है दोस्तों यहाँ पे इक्वल LOW लो और A1 से A5, और चौथा है दोस्तों यहाँ पे स्मॉल A1 से A5। चार ऑप्शन आपके सामने है। बताइए दोस्तों सबसे छोटी संख्या निकालने का फॉर्मूला कौन सा है। अगर आपने क्लास ध्यान से देखी होगी तो इसका आंसर दे चुका हूं वैसे मैं, क्योंकि मैं सबसे बड़ी संख्या का बता चुका, तो आप सबसे छोटी संख्या का बता ही सकते हो। तो बताइए दोस्तों कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, चारों में से बता सकते हो। आपके पास 10 सेकंड का समय है। उम्मीद है आप इसका आंसर बता पाओगे, क्योंकि मुझे मजा आता है जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हो तब, क्योंकि मुझे लगता है कि सामने वाला इंसान पढ़ रहा है भाई बहुत अच्छा, और बहुत अच्छे से वो प्रैक्टिकल कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो बताइए दोस्तों किस किस ने इसका आंसर दे दिया कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों एक्सेल में सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए जो फॉर्मूला काम आता है दोस्तों, वो आता है यहाँ पे मिनिमम का फॉर्मूला। अब आप बोलोगे दोस्तों मतलब एक तरीके से मिनिमम का तो ऊपर भी लग रहा है MIN, लेकिन दोस्तों जो मिनिमम का फॉर्मूला लगता है ना, वो लगता है MIN से, मतलब इसका कोड जो होता है दोस्तों MIN होता है, ना कि पूरा नहीं आएगा इसमें, सिर्फ MIN लिखा जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें बी ऑप्शन ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, इनमें से आ सकता है क्वेश्चन अब की बार, इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। अब चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, एक्सेल में दो सेल्स का भाग डिवीजन करने का सही तरीका क्या है। एक्सेल में दो सेल्स का भाग यानी कि डिवीजन, भाग आपने किए होंगे बचपन में, करने का डिवीजन का सही तरीका क्या है दोस्तों। पहला आ रहा है यहाँ पे इक्वल डिवाइड A1 A2, यहाँ पे आ रहा है इक्वल A1 और मतलब डिवाइड का चिन्ह आ रहा है यहाँ पे, और A2 लिखा आ रहा है इधर को इक्वल A1 मल्टीप्लाई A2, और यहाँ पे आ रहा है दोस्तों A1 माइनस A2। तो बताइए दोस्तों अगर मुझे दो सेल के बीच आपस में भाग करना है, या दो सेल में जो लिखी हुई संख्याओं को में भाग करना है, तो मैं कौन सा यहाँ पे अप्लाई करूंगा दोस्तों। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगर आपने एक्सेल पढ़ी है तो इसका आंसर आराम से दे सकते हो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पे बी ऑप्शन। कौन सा होगा दोस्तों? बी ऑप्शन होगा। तो इक्वल A1 बटे A2। ठीक है, तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही था भाई बताइए कमेंट बॉक्स में, किस किस ने माइंड लगाया इसके अंदर, अब बता सकते हो आसानी से। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के 9वें क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे अब दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ पे देखिएगा ये भी एक फॉर्मूला ही है, यहाँ पे भी 9वें क्वेश्चन में भी, कि किसी सेल में करेक्टर्स की संख्या या करेक्टर की गिनती करने का फॉर्मूला क्या है। मतलब मान लो कोई करेक्टर होते हैं ना, उनको आपको गिनना है। ठीक है, अक्षरों को गिनना है, मान लो एक तरीके से समझो, करेक्टर्स मतलब अक्षरों को गिनना है। तो अक्षरों को गिनने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम आता है दोस्तों। पहला आ रहा है यहाँ पे काउंट A1, यहाँ पे आ रहा है दूसरा लेंथ A1, और तीसरा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे लेन A1, और यहाँ पे आ रहा है CHAR A1। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि संख्याओं की गिनती करने के लिए, मतलब नंबर्स की गिनती करने के लिए काम आता है दोस्तों काउंट का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे क्या है करेक्टर्स है। अगर यहाँ पे आती कोई संख्याओं को मतलब संख्या गिननी है आपको, तो किस फॉर्मूला काम आता है दोस्तों? काउंट का आता। काउंट का फॉर्मूला काम आता है दोस्तों जो नंबर्स को गिनने काम आता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे करेक्टर्स की बात करूं तो उसको गिनने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम आएगा दोस्तों। अगर आपको आता है तो आप बता सकते हो, अगर आपने एक्सेल पढ़ी है तो। अगर नहीं आता देखिए दोस्तों, अगर मुझे यहाँ पे करेक्टर्स गिनने हैं ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे काम लूंगा दोस्तों लेन का फॉर्मूला, इक्वल लेन A1। इससे क्या होगा कि जो भी लिखे होंगे ना, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा RAM राम। अब ये क्या करेगा फॉर्मूला, अगर मैं लेन का लगाऊंगा इसके अंदर तो ये यहाँ पे आउटपुट देगा मुझे 3। क्या देगा दोस्तों? आउटपुट 3 देगा। क्यों देगा 3? क्योंकि राम में कितने करेक्टर है यहाँ पे, 1 2 और 3 है, तो यहाँ पे 3 गिन के बताएगा दोस्तों। क्लियर? तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला काम आएगा दोस्तों? लेन का आएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और किस किस को अच्छे से समझ में आ गया बताइए कमेंट बॉक्स में। तो लेन का फॉर्मूला क्या काम करता है दोस्तों? करेक्टर्स की गिनती करता है। क्या करता है दोस्तों? करेक्टर्स की गिनती करता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है ये ऐसा क्वेश्चन। इफ का फॉर्मूला कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, और ये बड़ा आसान चीज होती है एक तरीके से फॉर्मूला, लेकिन फिर भी लोग गलत करके आते हैं इसको। तो सवाल क्या है देखिए दोस्तों, सवाल ये कि एक्सेल में इफ का फॉर्मूला किसके लिए प्रयोग होता है। एक्सेल में इफ का फॉर्मूला किसके लिए
प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन गणना करने के लिए, दूसरा शर्त आधारित परिणाम के लिए, तीसरा ग्राफ बनाने के लिए और चौथा दोस्तों ऑप्शन है डेटा फिल्टर करने के लिए। इतना इजी क्वेश्चन है ये 10वां, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो अगर आपने हल्का सा भी एक्सेल पढ़ा है तो। ठीक है, मैं बार बार एक्सेल पे क्यों जोर दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एक्सेल एक प्रैक्टिकल चीज होती है, प्रैक्टिकल समझा जाता है एक्सेल को। तो आप अगर आपने पढ़ा हो तो आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो दोस्तों। तो बताइए इफ का फॉर्मूला किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आपके पास है 10 सेकंड और 10 सेकंड के अंदर वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। तो बताइए दोस्तों कौन कौन इच्छुक है इसका आंसर देने के लिए? अगर आप इच्छुक हैं तो आप दीजिए आंसर इसका, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं आपका। तो बताइए दोस्तों, दिया आपने आंसर, क्या होगा चार ऑप्शनों में से? एक बार वापस पढ़ देता हूं सवाल को मैं, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एक्सेल में इफ का फॉर्मूला किसके लिए प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन गणना करने के लिए, दूसरा शर्त आधारित परिणाम के लिए, तीसरा ग्राफ बनाने के लिए और चौथा है दोस्तों डेटा फिल्टर करने के लिए। तो बताइए दोस्तों इफ का फॉर्मूला क्या काम आता है या क्या यूज आता है या क्या प्रयोग होता है? बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा आंसर इसका। अगर किसी ने इसका आंसर दे दिया तो मानूंगा कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है वो। रीजन क्या होता है कि फॉर्मूले के आसान मतलब आंसर देना आसान बात नहीं होती दोस्तों, वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने फॉर्मूले पढ़े होंगे। दोस्तों इसका जो जवाब होगा सही वो होगा दोस्तों शर्त आधारित परिणाम के लिए। क्या होगा दोस्तों? शर्त आधारित परिणाम के लिए। तो किस किस का सही था भाई, बताइए कमेंट बॉक्स में, या तुक्के मार रहे हो आप? कई लोग ऐसे भी हैं जो तुक्के मारते हैं, जिसने ए लिख दिया बी लिख दिया, तुक्के मार के बोलेंगे सही हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन तुक्के नहीं मारने, सही बताना है दोस्तों, कोशिश करनी है, अपना 100% देना है। तो एक्सेल में इफ का फॉर्मूला किसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों? शर्त आधारित, मतलब कोई भी कंडीशन आधारित परिणाम के लिए किसका फॉर्मूला यूज होता है दोस्तों? इफ का होता है दोस्तों। तो इफ का फॉर्मूला यूज होता है शर्त यानी कि कंडीशन आधारित परिणाम के लिए। तो किस किस का सही था बताइए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं दोस्तों। अब मुझे बताइए इन 10 क्वेश्चनों में से, मतलब अभी तो और भी क्वेश्चन है खैर होने को तो, लेकिन अब तक जो 10 क्वेश्चन मैंने बता दिए उनमें से आपके कितने सही हैं? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या आपके 8 सही है 10 में से? अगर जिनके 10 में से 8 सही है ना तो उनकी अच्छी परसेंटेज बनने वाली, ध्यान रखना, मतलब लगभग 70 से ऊपर परसेंटेज बन जाएगी अगर जिसके 10 में से 8 सही है तो। और जिसके 10 में से 8 सही नहीं है तो उससे बोलूंगा कि आप मेरी अच्छे से क्लास देखो सारी की सारी, जिससे आपको और हेल्प मिलती रहेगी। और ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ दोस्तों जो डायरेक्टली एग्जाम में मिलेंगे आपको ऐसे कैसे, ठीक है, क्योंकि मैं बड़े डीपली क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ध्यान रखना इस बात का। अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन क्या है देखिए सामने, एक्सेल में काउंट फंक्शन क्या करता है? एक्सेल में काउंट फंक्शन क्या कार्य करता है? तो पहला है शब्दों की गिनती करना, दूसरा खाली सेल गिनना, तीसरा केवल नंबर की गिनती करता है या फिर रंगीन सेल गिनता है। चार ऑप्शन आपके सामने रख दिए मैंने और ये क्वेश्चन रख दिया। अब आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। तो कौन कौन लोग हैं जिसका आंसर दे सकते हैं भाई बताइए? भाई कोशिश तो कीजिए एक बार आंसर देने की। कई लोग तो ऐसे सिर्फ देख रहे हैं बस, और बस चलते रहने दो, जल्दी से पूरी हो जाए, जिससे ये लगेगा कि मैंने आरसीईटी क्लास ले ली। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, आपको मजे से क्लास लेनी है और मजे से इसका आंसर देना है, जिससे आपको अच्छे से माइंड में बैठ जाए और एग्जाम के अंदर आप आराम से क्वेश्चन करके आओ, ठीक है। तो इसको बोरिंग तरीके से मत लो, आप इसको सीखने के उद्देश्य से लो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी भी एग्जाम में काम आ सकते हैं। जरूरी नहीं आप आरसीईटी के लिए क्लास ले रहे हो, अगर आप राजस्थान पुलिस की, पटवारी की या कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो जिसके अंदर कंप्यूटर सिलेबस है, तो वहां भी उसके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो दोस्तों। बताइए क्या होगा इसका आंसर? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो एक बार वापस पढ़ देता हूं इस क्वेश्चन को मैं। 11वां क्वेश्चन है, एक्सेल में काउंट का फंक्शन क्या कार्य करता है? पहला ऑप्शन शब्दों की गिनती करता है, दूसरा खाली सेल गिनता है, तीसरा केवल नंबर की गिनती करता है या फिर रंगीन सेल गिनता है दोस्तों। तो क्या करता है बताइए? चार ऑप्शन आपके सामने है, किस किस को इसका आंसर आ रहा है दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों एक्सेल में जो काउंट का फंक्शन होता है ना, वो काम करता है केवल नंबर गिनने का। ये मैं पहले बता चुका हूं दोस्तों, अगर आपने क्लास ध्यान से देखी हो तो केवल नंबर की गिनती कौन करता है दोस्तों? काउंट का फॉर्मूला करता है। ये सिर्फ नंबर पे काम करता है, ये कैरेक्टर पे काम नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? सी ऑप्शन, केवल नंबर गिनती करता है। तो किस किस का सही था भाई ये क्वेश्चन? किस किस ने आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, कॉनकैटेनेट फॉर्मूला का उपयोग होता है। बड़ा लंबा फॉर्मूला है, कॉनकैटेनेट फॉर्मूला का उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है भाई इसका? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला जोड़ने के लिए, जैसे A1 + A2,
दूसरा टेक्स्ट जोड़ने के लिए, तीसरा ऑप्शन है नंबर को जोड़ने के लिए, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों तारीख जोड़ने के लिए। तो बताइए भाई क्या ऑप्शन है इसका सही। कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला क्या काम करता है? अगर आपने एक्सेल पढ़ी है और एक्सेल अच्छे से पढ़ी है ना तो इसका पता होगा दोस्तों आपको, ठीक है। या फिर एक दो क्लास लिए तो ये फॉर्मूला नहीं आता। ये फॉर्मूला कब काम आता है? जब आप लगभग 15-20 दिन एक्सेल पढ़ोगे ना तब ये फॉर्मूला काम आता है। तो बताइए कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला क्या काम आता है? बताइए दोस्तों क्या काम आता है कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला? तो पहला ऑप्शन जोड़ने के लिए आता है भाई, दूसरा टेक्स्ट जोड़ने के लिए आता है, या नंबर को जोड़ने के लिए आता है, या तारीख को जोड़ने के लिए आता है। दोस्तों कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला जो काम आता है ना वो बताइए क्या काम आता है। मैं एक बार दे देता हूं आपको 10 सेकंड, फिर बोलोगे टाइम नहीं दिया सर आपने हमको आंसर बताने का। 10 सेकंड ले लीजिए आप और बताइए आंसर। 12वां क्वेश्चन है कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला क्या उपयोग होता है? जोड़ने के लिए, टेक्स्ट जोड़ने के लिए, नंबर को जोड़ने के लिए, या फिर तारीख जोड़ने के लिए। दोस्तों कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला क्या काम करता है? जैसे मान लीजिए 2 सेलों के अंदर आपके नाम लिखे हुए हैं, तो ये क्या काम करेगा? जैसे मान लो ए सेल के अंदर लिख रखा है राम, है ना, और बी सेल के अंदर लिख रखा है यहाँ पे जैसे मान लो श्याम रख रखा है आपने, तो इन दोनों नामों को एक साथ जोड़ता है। क्या करता है दोस्तों? इन दोनों को जोड़ेगा। इसका आउटपुट क्या देगा? फिर ये आउटपुट देगा दोस्तों ये राम, है ना, और SHYAM श्याम, मतलब ये ऐसे मतलब जोड़ता है ये अक्षरों को। तो सीधी सी बात है दोस्तों क्या काम करेगा? ये टेक्स्ट जोड़ने के लिए काम आता है दोस्तों। किसके काम आता है दोस्तों? टेक्स्ट जोड़ने के लिए काम आता है। कभी आप मेरे से एक्सेल पढ़ना, उसके अंदर मैं बताऊंगा एकदम क्लियरिटी में कि कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला क्या काम आता है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों कौन कौन चाहता है कि मैं एक्सेल के फॉर्मूलों को प्रैक्टिकल सिखाऊं आपको, जिससे और अच्छे समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन किस किस का सही था बताना कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या है देखिए सामने, टुडे ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद फॉर्मूला क्या करता है? टुडे फॉर्मूला क्या करता है? पहला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे वर्तमान समय दिखाता है, आज की तारीख दिखाता है, कल की तारीख दिखाता है, या वीकेंड की तारीख दिखाता है। बताइए दोस्तों क्या करता है टुडे का फॉर्मूला? अगर आपको आता है तो बता ही सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो टुडे का फॉर्मूला क्या काम करता है बताइए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे इनके आंसर क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एकदम बोर ना हो और आप आंसर देते रहो साथ साथ में। और जो बंदा आंसर देते रहेगा ना साथ साथ में, ठीक है, उसके ये क्वेश्चन एकदम रट जाएंगे और एग्जाम में एकदम सही करके आएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, आपको अच्छे से क्लास लेनी दोस्तों। और मैं कई बार बोल चुका हूँ इस चीज को, मैं सारे क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। और अब की बार ये क्वेश्चन आराम से मिल सकते हैं और ऐसे कैसे मैच हो जाएंगे, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आप फिर सोचोगे कि यार गलती कर दी, क्लास ले लिया तो बढ़िया रहता मैं। तो उसी कंडीशन में लेके आया हूं मैं कि आप क्लास लीजिए और आराम से देखिएगा कि क्या बता रहा हूं मैं। तो सवाल ये है कि टुडे का फॉर्मूला क्या काम करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। वर्तमान समय दिखाता है, आज की तारीख दिखाता है, कल की तारीख दिखाता है, या फिर वीकेंड की तारीख दिखाता है। बताइए दोस्तों क्या काम करता है टुडे का फॉर्मूला? एक्सेल का फॉर्मूला है और फॉर्मूले में कम से कम 2 से 3 फॉर्मूले आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। एक तो कन्फर्म है, एक सवाल तो फॉर्मूले का कन्फर्म है, लेकिन 2 से 3 भी आ सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो बताइए दोस्तों टुडे का फॉर्मूला क्या करता है? वर्तमान समय दिखाता, आज की तारीख दिखाता है, कल की तारीख दिखाता है, या वीकेंड की तारीख दिखाता है। बताइए दोस्तों क्या करता है? दोस्तों टुडे का जो फॉर्मूला होता है ना वो काम करता है आज की तारीख दिखाता है। क्या करता है दोस्तों? आज की तारीख दिखाता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे 13वें क्वेश्चन में बी ऑप्शन पे टिक। क्या दोस्तों 13वें क्वेश्चन में बी ऑप्शन पे टिक लगा लीजिए। तो दोस्तों 13 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए बताइए कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं दोस्तों 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, एक पावर पॉइंट, अब यहां से पावर पॉइंट चालू हो गया, फॉर्मूले खत्म हो चुके हैं। पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है? एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है? मतलब जेपीजी वाला, .gif वाला, या .wav वाला, या फिर इनमें से सभी फॉर्मेट को जोड़ा जा सकता है। बताइए दोस्तों। और ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने पिछली मतलब जो क्लास थी उसके अंदर दिया था ऐसे कैसे, तो रिपीट क्वेश्चन हो गया है। तो आप इसका आंसर तो दे ही सकते हो क्योंकि अगर आपने पिछली क्लास देखी हो तो ये क्वेश्चन आपको आराम से आ रहा होगा। तो बताइए दोस्तों एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है? पहला .jpg, दूसरा .gif, तीसरा .wav, और चौथा है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों यहाँ पे पावर पॉइंट शो में है ना, यहाँ पे जेपीजी भी जोड़ा जा सकता है,
GIF भी जोड़ा जा सकता है और .wav भी जोड़ा जा सकता है, मतलब तीनों ही जोड़े जा सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो लगा लीजिए यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही था ये बता सकते हो आप। तो दोस्तों कैसे करी यहाँ तक की क्लास, 14 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, और 14 में से आपने कितने का आंसर दिया है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उम्मीद है आपके 10 से ज्यादा सही हो गए होंगे। किस किस के 10 से ज्यादा सही हो गए भाई 14 में से, बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं 15वें सवाल की ओर। 15 सवाल देखिए क्या है दोस्तों, पावर पॉइंट का ही है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग प्राय किसके लिए होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग प्राय किसके लिए होता है? टीचर्स के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह, या प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह, या फिर प्लानिंग की सूचना संप्रेषण यानी कम्युनिकेट के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन होता है ना वो किसके लिए उपयोग किया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों टीचर्स के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह, मतलब टीचर इसका उपयोग कर सकते हैं नोट बनाने के लिए, या फिर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह, या प्लानिंग की सूचना संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों किसके लिए यहाँ पे उपयोग होता है प्रेजेंटेशन, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या आपने किया है कभी, आपने बनाई कभी प्रेजेंटेशन अपनी पावर पॉइंट के अंदर? अगर बनाई है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपने पावर पॉइंट पढ़ा है तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनती है। अब सवाल ये भी आ सकता है कि प्रेजेंटेशन किस में बनती है, MS वर्ड में, एक्सेल में, या फिर पावर पॉइंट में। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन जो बनती है ना, ये प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं मैं, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, ये बनती है दोस्तों किस में? पावर पॉइंट में बनती है। कई बार ये सवाल भी आ जाता है कि प्रेजेंटेशन किस में बनती है? पावर पॉइंट में बनती है, लेकिन किस लिए बनती है ये बताना है आपको। टीचर्स के लिए नोट्स आउटलाइन के लिए की तरह उपयोग करते हैं, या फिर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह, या प्लानिंग की सूचना संप्रेषण के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। किसके लिए बनाते हैं दोस्तों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? आप बता सकते हो अगर आपने यूज किया है तो। दोस्तों जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनती है ना वो इन सभी के लिए बनती है, मतलब टीचर्स के लिए नोट्स आउटलाइन के लिए भी बनती है, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए भी बनती है, और यहाँ पे प्लानिंग और सूचना के लिए बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा दोस्तों डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी आएगा। तो किस किस के यहाँ पे ये क्वेश्चन सही था दोस्तों, और किस किस ने प्रेजेंटेशन बनाई है पावर पॉइंट में, बताइए कमेंट बॉक्स में किस किस ने पावर पॉइंट पढ़ा है भाई। अब चलते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिए दोस्तों, ये 16वां क्वेश्चन है कि स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर दिखने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों क्या कहलाता है, बता सकते हो आप आराम से। दोबारा पढ़ देता हूं सवाल एक बार मैं। स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर दिखने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों क्या कहलाता है प्रभाव। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है दोस्तों स्लाइड एनिमेशन, दूसरा है कस्टम एनिमेशन, तीसरा है कस्टम ट्रांजिशन, और चौथा है दोस्तों स्लाइड ट्रांजिशन। बताइए दोस्तों क्या कहलाता है, आप बता सकते हो प्रभाव, मतलब जो दिखने वाला चेंज होने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? तो बता सकते हो आप दोस्तों इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दोबारा सवाल पढ़ देता हूँ एक बार मैं। स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर दिखने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन स्लाइड एनिमेशन, दूसरा ऑप्शन कस्टम एनिमेशन, तीसरा ऑप्शन कस्टम ट्रांजिशन, और चौथा ऑप्शन दोस्तों स्लाइड ट्रांजिशन। बताइए दोस्तों क्या कहलाता है, मतलब इसका प्रभाव दिखने वाला क्या कहलाता है, बता सकते हो कमेंट बॉक्स में आप आराम से। दोस्तों स्लाइड शो में जो स्लाइड चेंज होने पर दिखने वाला प्रभाव है ना वो कहलाएगा दोस्तों स्लाइड ट्रांजिशन। क्या कहलाएगा दोस्तों? स्लाइड ट्रांजिशन कहलाएगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही था, उम्मीद है सभी का सही होगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों 17वें क्वेश्चन की ओर। किसकी ओर दोस्तों? 17वें क्वेश्चन की ओर। तो बताइए दोस्तों पहले 16 में से आपके कितने सही हो गए हैं? मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका पूरा ध्यान क्लास में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोरिंग हो रहे हैं सर, क्लास कब फिनिश होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए मन में। बस ये होना चाहिए कि क्लास पूरी देख लेंगे ना तो ये मान लीजिए कि कम से भी कम इतना तो कर ही सकते हो कि आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, तो अब ये क्लास देखनी पूरी अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए क्या किया जाता है? प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए क्या किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। F5 की दबाना यानी कि प्रेस करना, बी ऑप्शन स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प चुनना, तीसरा ऑप्शन स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्स टाइमिंग चुनना, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों ए और बी दोनों।
बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोबारा सुनिए सवाल एक बार। प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए क्या किया जाता है। बताइए दोस्तों क्या किया जाता है स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए। अगर आपने कभी प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट में कभी स्लाइड स्टार्ट की हैं तो आप बता सकते हो इसका आंसर आराम से। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है F5 की प्रेस करना, दूसरा ऑप्शन स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प चुनना, तीसरा ऑप्शन स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्स टाइमिंग चुनना, या फिर ए और बी दोनों। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। आपके पास 10 सेकंड है और 10 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ए और बी दोनों। क्या होगा दोस्तों, ए और बी दोनों होगा। मतलब आप F5 दबा करके स्लाइड स्टार्ट कर सकते हो और आप स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो के विकल्प चुन करके भी आप क्या कर सकते हो दोस्तों, स्लाइड स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ए और बी दोनों। किस किस का सही था दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों। 18वां क्वेश्चन है एक नई प्रेजेंटेशन किससे बनाई जा सकती है। एक नई प्रेजेंटेशन किससे बनाई जा सकती है। पहला ऑप्शन ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, दूसरा मौजूदा या पूर्व में उल्लखित प्रेजेंटेशन से, तीसरा ऑप्शन है डिजाइन टेम्पलेट से, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों एक नई प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के अंदर किससे बनाई जा सकती है। 4 ऑप्शन आपके सामने। ब्लैंक यानी खाली प्रेजेंटेशन से, दूसरा मौजूदा या पूर्व में उल्लखित प्रेजेंटेशन से, तीसरा ऑप्शन है डिजाइन टेम्पलेट से, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। आपको आता है तो दे सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि मैं तो यही वेट कर रहा हूँ कि आप आंसर दो, क्योंकि जैसे आप आंसर दोगे ना वैसे ही क्वेश्चन आपको माइंड में फिट बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका पूरा फोकस इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाएगा दोस्तों। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप पूरे फोकस होकर के क्लास लीजिए। ये नहीं कि मन में सर क्लास लेने की नहीं, लेकिन फिर भी मजबूरी में लेना पड़ रहा है। अगर मुझे पता है कि RSCIT वालों आप मजबूरी में क्लास ले रहे हो, क्योंकि इतने दिन से पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब ये चाहते हो कि सर ये क्लास लेकर के हम पास हो जाएं। तो डोंट वेरी, पास हो जाओगे आप, ये मैं कह सकता हूँ दोस्तों। लेकिन क्लास को अच्छे से लीजिए, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको पढ़ाई करनी है दोस्तों, मतलब कुछ दिन के लिए। तो अब आपको ये क्लास आराम से लेनी है और आराम से देखना है कि भाई क्या इसका आंसर होगा। और आप कोशिश कीजिए ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती दोस्तों, ठीक है। तो आप इसी को फॉलो कीजिए और आंसर देते रहिए। हो सकता है गलत आंसर हो, लेकिन आपको फिर सही आंसर का पता लग जाएगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चनों का आंसर दूंगा दोस्तों। तो उम्मीद है आप इसका आंसर देंगे। क्या सवाल है दोबारा सुन लीजिए, मैंने मोटिवेट तो आपको कर ही दिया, लेकिन अब इसका आंसर भी दीजिएगा। सवाल ये है दोस्तों कि एक नई प्रेजेंटेशन किससे बनाई जा सकती है। पहला ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, दूसरा है दोस्तों मौजूदा या पूर्व में उल्लखित प्रेजेंटेशन से, तीसरा ऑप्शन है डिजाइन टेम्पलेट से, और चौथा ऑप्शन दोस्तों कि ये सभी, उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। आप दे सकते हो आराम से इसका सही जवाब। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना वो होगा उपरोक्त सभी। मतलब इन तीनों चीज़ों से एक नई प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है। तो लगा लीजिए यहाँ पे दोस्तों डी ऑप्शन पे टिक, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखिएगा। 19वां क्वेश्चन क्या है देखिए सामने, ये भी पावर पॉइंट से ही है। तो प्रेजेंटेशन में विभिन्न सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन यानी कि डिस्प्ले करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। प्रेजेंटेशन में विभिन्न सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन डिस्प्ले करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। बताओ क्या उपयोग करोगे भाई आप। पहला ऑप्शन है स्लाइड लेआउट विकल्प, दूसरा है स्लाइड ऑप्शन ऐड करना, तीसरा ऑप्शन है आउटलाइन व्यू, और चौथा ऑप्शन दोस्तों प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। वापिस सुनिए क्वेश्चन। प्रेजेंटेशन में विभिन्न सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला स्लाइड लेआउट विकल्प, दूसरा स्लाइड ऑप्शन ऐड करना, तीसरा आउटलाइन व्यू, और चौथा है दोस्तों प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बता सकते हो आप, या बोर लग रही क्लास ये बता सकते हो। अगर आपको बोर लग रही अगली बार और अच्छे से क्लास लेके आऊँगा दोस्तों। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। और आप मुझे किस शहर से देख रहे हो ये भी कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने अभी तक ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में नहीं ली। तो बताइए दोस्तों कौन से शहर से आप मुझे देख रहे हो, और ये क्लास आपको, मेरी ये क्लास आपको कितनी समझ में आ रही है,
ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपकी सारी कमेंट पढ़ता हूँ दोस्तों मैं कि कौन कौन क्या क्या कमेंट कर रहा है। तो आप बताइए, एक तो ये बताइएगा कि किस शहर से देख रहे हो मुझे, और दूसरा ये बताइएगा कि आपको ये क्लास कितनी समझ में आ रही है, मतलब कैसी लग रही है क्लास, क्या परफेक्ट लग रही है क्या। और डेली क्लास रहेंगी दोस्तों अपनी, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो आप डेली इसको लीजिएगा, ये नहीं कि कल देख लूँगा आज ही देख लो, क्योंकि कल हो सकता है दूसरी क्लास आ जाए। तो दोस्तों 4 ऑप्शन थे, आंसर इसका दे दिया होगा आपने। प्रेजेंटेशन में विभिन्न सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। 4 ऑप्शन है, स्लाइड लेआउट विकल्प, दूसरा ऑप्शन स्लाइड ऑप्शन ऐड करना, तीसरा आउटलाइन व्यू, और चौथा है दोस्तों प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना, वो होगा प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा, लगा लिया होगा टीका आपने, और किस किस का सही था बता सकते हो आप। अब चलते हैं दोस्तों 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा 20वां क्वेश्चन ये है कि किस टैब, 20वां क्वेश्चन ये है, थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, दिख जाएगा शायद आपको अब आराम से। क्वेश्चन ये दोस्तों कि किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। फाइल से, एडिट से, इंसर्ट से और व्यू से। बताइए दोस्तों चारों में से किससे आप इंसर्ट कर सकते हो पिक्चर वगैरह। अगर आपने कभी इंसर्ट की तो आप बता सकते हो इसका आंसर आराम से। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, अगर आपको आता है तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। कमेंट बॉक्स में तो आपको आंसर देने होंगे दोस्तों, मैं ज़बरदस्ती करके लूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी क्लास से बोर ना हो और आपको अच्छे से क्लास समझ में भी आए। क्योंकि जब आपको अच्छे से क्लास समझ में आएगी ना दोस्तों, तो आप पास भी हो जाओगे और आपकी अच्छे से परसेंटेज बन जाएगी। तो डोंट वरी, आपको आंसर देने हैं बस, और जो मैं क्लास लेके आता हूँ एग्जाम तक उनको सबको देखनी है दोस्तों। क्योंकि आपको सारी क्लास इसलिए देखनी है कि सारी क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा और उन्हीं में से क्वेश्चन मैच होंगे, ध्यान रखना। तो आपको सारी क्लास देखनी है और इसका आंसर भी देना है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब, आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। दे दिया आंसर, आपके पास 10 सेकंड का समय है, दीजिए आंसर इसका। वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद दे दो आराम से। तो दे दिया क्या आपने इसका आंसर दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। चलो मैं देता हूं इसका आंसर, एक बार सवाल ऑफिस पढ़ लेता हूं मैं। किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स या चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला है फाइल का, दूसरा एडिट का, तीसरा इंसर्ट का और चौथा है दोस्तों व्यू का। दोस्तों अगर हमें किसी मतलब जिस टैब से इंसर्ट करनी होती है ना पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स या चार्ट वगैरह, वो करते हैं हम दोस्तों इंसर्ट टैब से। किससे करते हैं दोस्तों, इंसर्ट टैब से करते हैं। तो किस किस का आंसर सही था दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में कि इंसर्ट टैब किस किस का किस सेक्शन ने दिया इसका आंसर। किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, मतलब जो भी आपको इंसर्ट करना होता है ना, चार्ट बॉक्स या पिक्चर, वो किस टैब से इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों, हम इंसर्ट टैब से कर सकते हैं। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं दोस्तों, 21वां क्वेश्चन आ गया है सामने। मैं थोड़ा इसकी फ़ॉन्ट साइज छोटी कर देता हूँ क्योंकि ये स्क्रीन पे कुछ बड़ा ही दिखाई दे रहा है। मैं कर देता हूँ पहले छोटी यहाँ पे स्क्रीन, तो यहाँ पे जा करके मैंने छोटी कर दी काफ़ी यहाँ पे, अब ठीक है। तो सवाल ये दोस्तों 21वां, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या प्रभाव होता है। फिर से पावर पॉइंट का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट करने के लिए, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या प्रभाव होता है। बताइए दोस्तों, पहला है सोर्स फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती। दूसरा है सोर्स फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज होती है। या फिर जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल चेंज हो जाती है। या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है और ये सवाल भी आपके सामने है। अगर आपको आता है इसका आंसर तो आप बता सकते हो, और ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी एक वीडियो में मैं दे चुका हूँ इसका आंसर, तो आप बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो में नहीं आया लेकिन इससे पहले वाली या उससे पहले वाली वीडियो में जरूर आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है और अब की बार पावर पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान रखना, आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपके सामने 10 सेकंड का समय। सवाल पढ़ देता हूं वापिस से तब तक मैं। पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या प्रभाव होता है। बताइए दोस्तों क्या प्रभाव होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने,
चारों को पढ़िए। सोर्स फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी उसे चेंज नहीं होती। दूसरा, सोर्स फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज होती है। या फिर जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल चेंज हो जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा आपने दे दिया होगा, मैं भी दे देता हूं, बी ऑप्शन लगा लीजिए टिक यहाँ पे। सोर्स फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज होती है। क्या दोस्तों, सोर्स फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज होती है, तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। तो किस किस का सही था दोस्तों, 21वां क्वेश्चन। और अब मुझे बताइए 21 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए, बताइए दोस्तों जल्दी। किस किस के 15 से ज्यादा क्वेश्चन सही हो गए भाई 21 में से, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो इसका आंसर। जिसके 15 से ज्यादा क्वेश्चन सही हो गए ना, वो आराम से पास हो जाएंगे इस एग्जाम के अंदर। अब चलता है दोस्तों 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन और पढ़ता है, क्या कहलाता है वो, ओएमआर या पंच कार्ड रीडर या चुंबकीय टेप या ऑप्टिकल स्कैनर। बताइए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। अब की बार ऐसे कैसे क्वेश्चन मिल सकता है देखने को, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, ओएमआर, पंच कार्ड रीडर या चुंबकीय टेप या ऑप्टिकल स्कैनर। आपके सामने 10 सेकंड का समय, और 10 सेकंड के समय में आप इसका आंसर दीजिएगा। तब तक मैं एक बार सवाल पढ़ देता हूँ वापिस से। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन और पढ़ता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला ओएमआर, दूसरा पंच कार्ड रीडर, तीसरा चुंबकीय टेप या फिर ऑप्टिकल स्कैनर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। किस किसने दे दिया इसका आंसर, उम्मीद है आप सभी लोग इसका आंसर दे दोगे क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है। और एक बात बता दूं मैं आपको, जो आपकी RSCT की एग्जाम होगी ना, वो भी आपकी OMR सीट पे होगी। किस पे होगी दोस्तों, OMR सीट पे होगी। और OMR सीट से याद आया, मैंने इसी प्लेलिस्ट में, जो आप RSCT की वीडियो देख रहे हो ना, इसी प्लेलिस्ट में मैंने OMR का एक वीडियो बना रखा है, पूरा 10 से 12 मिनट का वीडियो है। उसके अंदर मैंने पूरा बता रखा है कि कैसे आपको रोल नंबर फिल करने होते हैं, कैसे आपको सेंटर कोड फिल करने होते हैं, ठीक है, कैसे आपको बुकलेट सीरीज फिल करनी होती है उसके अंदर OMR सीट के अंदर। तो मैंने सभी को आपको डिटेल वाइज बता रखा है, ठीक है। तो आप जाइए और मतलब इसी वीडियो का लिंक में नीचे मिल जाएगा, मतलब कमेंट बॉक्स में जो लिंक डाल दूंगा मैं, पिन कर दूंगा, तो वहां पे जाकर के आप क्लिक करके देख सकते हो कि OMR कैसे फिल करनी है आपको, ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है दोस्तों, OMR का ही होता है। अगर आपने गलत कर दी ना, तो आपका रिजल्ट या तो रुक जाएगा या फिर आपको दोबारा से एग्जाम देनी पड़ेगी। तो आपको कितने गोले काले करने हैं या फिर कैसे कैसे आपको फिल करने हैं, ठीक है, कौन सा पेन आपको यूज करना है, सब कुछ मैंने बता रखा है उसमें आराम से। तो आप आराम से देखिए उस वीडियो को, ठीक है। तो आप OMR सीट बनना मतलब फिल करना सीख जाओगे। मतलब उनके लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो पहली बार एग्जाम देंगे RSCT की, ठीक है। जो पहले से देते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भर देंगे OMR सीट आराम से। लेकिन जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए OMR सीट फिल करना बहुत टाइट काम रहता है, टफ रहता है, तो उसको ही देखनी है। तो जाइए देखिए आप OMR सीट वाली वीडियो पहले, इस वीडियो खत्म होने के बाद देख लेना आराम से, कोई बात नहीं है। लेकिन अब इसका आंसर दीजिए आप कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला OMR, दूसरा पंच कार्ड रीडर, तीसरा चुंबकीय टेप या फिर ऑप्टिकल स्कैनर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दे दिया आपने इसका सही जवाब। अब देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा ना, वो मैंने बता ही दिया कि OMR होगा। क्या होगा दोस्तों, OMR होगा, ठीक है। हिंट दे दी थी मैंने, लेकिन आप समझ नहीं पाए शायद। कौन कौन समझ गया। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों 22वां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23वां। 23वां क्वेश्चन क्या कहलाता है दोस्तों, देखिएगा, इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है। इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है। अगर आज के जीवन की बात करें दोस्तों, तो इंटरनेट का बहुत उपयोग बढ़ गया है। आप मतलब ये देख लीजिए कि 10 मिनट अगर आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा ना, तो आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लीजिए। कई लोगों को तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कई लोगों को इंटरनेट की सख्त जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो कोई ऑनलाइन क्लास ले रहे हो आप, ठीक है, या फोन पे भी करना है ना, तो इंटरनेट का काम आता है। तो इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला है दोस्तों संचार यानी कम्युनिकेशन, दूसरा है शिक्षा यानी कि एजुकेशन, तीसरा वित्तीय लेन देन, ठीक है, और चौथा है दोस्तों उपरोक्त सभी। दोस्तों संचार में भी, यहाँ पे कम्युनिकेशन में भी आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, शिक्षा में भी पड़ती है दोस्तों, और वित्तीय लेन देन में पड़ती है।
तीनों चीज़ों में आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, और ऑनलाइन क्लास लेने में भी पड़ती है, यूट्यूब चलाने में पड़ती है आपको, ठीक है। तो सभी जगह आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ तक कि आप जो मेरी क्लास देख रहे हो ना, तो वो भी इंटरनेट की मतलब इसमें भी इंटरनेट का उपयोग हो रहा है दोस्तों। तो आज के मतलब सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर इंटरनेट का उपयोग होता है। तो यहाँ पे संचार, शिक्षा और वित्तीय, ठीक है, सभी में क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट का उपयोग होता है। तो यहाँ पे लगा लीजिए दोस्तों डी ऑप्शन पे टिक। ये ऑप्शन, ये मतलब ये तो सभी ने सही कर दिया होगा, ठीक है। तो इंटरनेट का यहाँ पे उपयोग होता है दोस्तों संचार में, शिक्षा में और वित्तीय लेन देन में, ठीक है। मतलब किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो भी आप क्या करोगे दोस्तों, इंटरनेट का ही उपयोग लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 24वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, पेटीएम क्या है? बताइए दोस्तों, पेटीएम क्या है? एक खेल है, एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, या बैंक खाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों पेटीएम क्या है? आप सभी ने पेटीएम का यूज तो किया ही होगा और कर भी रहे होंगे यहाँ पे पेटीएम का यूज। तो बताइए दोस्तों पेटीएम क्या है? एक खेल है, एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, या बैंक खाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों क्या है पेटीएम? आपके पास है 10 सेकंड का समय। अगर आप इसका आंसर देना चाहो दे सकते हैं, बाद में मैं तो दूंगा इसका आंसर। तो कौन कौन लोग इसका आंसर देना चाहेंगे भाई? पेटीएम क्या है? एक खेल है, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, या बैंक खाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों क्या है एक पेटीएम? आप बता ही सकते हो इसका आंसर तो आराम से। तो देखिए दोस्तों पेटीएम क्या होता है, एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन होता है। क्या होता है दोस्तों? मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन होता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन। अब चलते हैं दोस्तों 25वें क्वेश्चन की ओर। 24 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों अच्छे से। और किस किस को क्लास समझ में आ रही है बताइए कमेंट बॉक्स में, किस किस को आ रही है भाई क्लास समझ में। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 25वां। 25वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इंस्टाग्राम साइट का एक उदाहरण है। इंस्टाग्राम साइट का एक उदाहरण है। ई कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग, मनोरंजन या ब्लॉगिंग? बताइए दोस्तों क्या है इंस्टाग्राम साइट का एक उदाहरण? ई कॉमर्स है, सोशल नेटवर्किंग है, या मनोरंजन है, या ब्लॉगिंग है? बताइए दोस्तों क्या है? आप बता सकते हो इसका आंसर आराम से कि यहाँ पे जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम साइट का उदाहरण है वो क्या है? ई कॉमर्स है, सोशल नेटवर्किंग है, या मनोरंजन है, या ब्लॉगिंग है? बताइए, बता सकते हो आप इसका आंसर आराम से दोस्तों। दोस्तों इंस्टाग्राम से याद आया मुझे, मेरा भी एक इंस्टाग्राम चैनल है दोसा कंप्यूटर वाला, ठीक है। तो आप जाके फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी मैं क्वेश्चन डालूंगा दोस्तों। अगर किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, भाई क्लास कब आएगी, क्लास कब नहीं आएगी, RSCIT के ऊपर चर्चा करनी है कुछ, तो आप आराम से इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो मुझे, और वहाँ पे आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है RSCIT संबंधित तो पूछ सकते हो आप इंस्टाग्राम पे। और टेलीग्राम पे जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं RSCIT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो और भी होंगे ना एग्जाम संबंधित वो डालूंगा मैं दोस्तों, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों दोसा कंप्यूटर वाला, और इंस्टाग्राम चैनल का नाम भी क्या है दोस्तों? दोसा कंप्यूटर वाला, ठीक है। तो आप दोसा कंप्यूटर वाला सर्च कीजिए, चाहे आप इंस्टाग्राम पे कीजिए, चाहे आप टेलीग्राम पे कीजिए, दोनों जगह मेरे अकाउंट हैं। मतलब टेलीग्राम पे आप मिल जाएगा ग्रुप जहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, और वहाँ से आपको सारे जो PDF वगैरह है ना क्वेश्चन के मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम चैनल पर आप मेरे से डाउट शेयर कर सकते हो अपने, कि सर मुझे कोई डाउट है पर्सनल, तो आप पूछ सकते हो आराम से, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंस्टाग्राम जो साइट का उदाहरण है वो क्या है 4 ऑप्शनों में से? पहला ई कॉमर्स, दूसरा सोशल नेटवर्किंग, या फिर मनोरंजन, या फिर ब्लॉगिंग? बताइए दोस्तों क्या है इंस्टाग्राम साइट का एक उदाहरण? दोस्तों वो है सोशल नेटवर्किंग। क्या है दोस्तों? सोशल नेटवर्किंग। फेसबुक भी यही होता है और इंस्टाग्राम भी यही होता है, ध्यान रखना क्या होता है दोस्तों? सोशल नेटवर्किंग। जबकि यहाँ पे अगर मान लो फ्लिपकार्ट आता तो वो क्या होता दोस्तों? वो किसका उदाहरण होता? वो ई कॉमर्स का होता। किसका होता दोस्तों? ई कॉमर्स का होता। अब यहाँ पे जाकर के बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और 35 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए दोस्तों वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद है आपने 20 क्वेश्चन आराम से ही कर दिए होंगे 25 में से, और टोटल क्लास मतलब 35 क्वेश्चनों की होगी। 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं, देखते हैं 10 क्वेश्चनों में आपका क्या रहता है, कितना क्वेश्चन 10 में से कितने का आंसर आओ सही दे पाते हो आप, ठीक है। तो और थोड़ा सा प्रयास कीजिए अच्छे से देखने का, मतलब फोकस कीजिए क्लास के ऊपर। 10 ही क्वेश्चन बच रहे हैं दोस्तों, और 10 में से आपको देने कम से कम 8 क्वेश्चनों का आंसर सही। तो देखते हैं अब 10 में से कितने का आंसर दे पाते हो। तो बात करते हैं अब 26वें क्वेश्चन की। तो 26वां क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों,
हम इनमें से किस टैब से, अब एमएस वर्ड का क्वेश्चन चालू हो गया ये, हम इनमें से किस टैब से एमएस वर्ड दस्तावेज में एक तालिका जोड़ सकते हैं। हम इनमें से किस टैब से एमएस वर्ड दस्तावेज में एक तालिका जोड़ सकते हैं। बताइए दोस्तों, किससे हम एक तालिका जोड़ सकते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे व्यू टैब से, दूसरा आ रहा है डिजाइन टैब से, तीसरा है होम टैब से, और चौथा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों इंसर्ट टैब से। बताइए दोस्तों, अगर हमें एक तालिका, तालिका मतलब एक सारणी या टेबल, एमएस वर्ड में एक टेबल जोड़नी है ना, तो किससे हम जोड़ सकते हैं। व्यू टैब से जोड़ सकते हैं, डिजाइन टैब से जोड़ सकते हैं, या फिर होम टैब से जोड़ सकते हैं, या फिर इंसर्ट टैब से जोड़ सकते हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। तो बताइए दोस्तों, किससे आप टेबल के अंदर, सॉरी एमएस वर्ड के अंदर एक टेबल जोड़ सकते हो या फिर एक तालिका जोड़ सकते हो। तालिका कोई टेबल बोला जाता है और टेबल कोई सारणी बोला जाता है, मतलब सारणी, तालिका और टेबल एक ही नाम होते हैं दोस्तों। तो घबराइएगा मत, बताइए इनमें से हम किस टैब से दस्तावेज में, एमएस दस्तावेज में एक तालिका जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने, अगर आपको इसका आंसर देना है तो 10 सेकंड आपके सामने है, दीजिए 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों, दे दिया होगा शायद आपने आंसर, इसका दे दिया तो देखो मैं वापस क्वेश्चन पढ़ देता हूं। हम इनमें से किस टैब से एमएस वर्ड दस्तावेज में एक तालिका जोड़ सकते हैं। व्यू टैब, डिजाइन टैब, होम टैब, या फिर इंसर्ट टैब। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इंसर्ट टैब। क्या होगा दोस्तों, इंसर्ट टैब होगा। इंसर्ट टैब के द्वारा हम एक एमएस वर्ड दस्तावेज में टेबल जोड़ सकते हैं या तालिका जोड़ सकते हैं। तो किस किस का सही था 26वां क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट का डिफॉल्ट संरेखण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अब की बार एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ऐसे सवाल ज्यादातर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट का डिफॉल्ट संरेखण, संरेखण को इंग्लिश में बोलते हैं अलाइनमेंट है, मतलब कौन सा अलाइनमेंट यहाँ पे डिफॉल्ट रहता है। बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट होता है, तो एमएस वर्ड में आपने अलाइनमेंट पढ़े होंगे दोस्तों, 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो इनमें से कौन सा बाय डिफॉल्ट रहता है, मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया दोस्तों, 4 ऑप्शन भी आपके सामने है, जस्टिफाइड या राइट, लेफ्ट या सेंटर। तो अगर आपने एमएस वर्ड पढ़ा होगा तो पैराग्राफ के अंदर 4 अलाइनमेंट पाए जाते हैं दोस्तों, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो कि होम टैब में पाया जाता है। तो वहां पे आपके 4 अलाइनमेंट होते हैं ना, तो 4 में से कौन सा ऐसा होता है जो बाय डिफॉल्ट रहता है, जो आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक एमएस वर्ड में अप्लाई रहता है। तो बताइए दोस्तों कौन सा रहता है, जस्टिफाई रहता है, या फिर राइट रहता है, या लेफ्ट रहता है, या फिर सेंटर रहता है। बताइए दोस्तों कौन सा रहता है। सवाल वापिस सुन लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट का डिफॉल्ट संरेखण है। पहला जस्टिफाइड, दूसरा राइट, तीसरा लेफ्ट और चौथा है दोस्तों सेंटर। बताइए दोस्तों कौन सा रहता है बाय डिफॉल्ट। अगर आपको आता है इसका आंसर तो आप 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर दे दिया होगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम मैं आपका ख़राब करूंगा नहीं, अब बहुत टाइम हो चुका है। और अगर आप शुरू से मेरी क्लास देख रहे हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप एग्जाम के लिए बहुत प्रेरित हो दोस्तों, तभी तो आप क्लास देख रहे हो इतनी लंबी। देखिए दोस्तों, इसमें जो बाय डिफॉल्ट रहेगा ना संरेखण, वो रहेगा दोस्तों लेफ्ट। कौन सा रहता है दोस्तों, लेफ्ट रहता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, लेफ्ट। ओके, ध्यान रखना सवाल ये भी आ सकता है कि एमएस वर्ड पैराग्राफ के अलाइनमेंट कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। पहला जस्टिफाई, दूसरा राइट, तीसरा लेफ्ट और चौथा है दोस्तों सेंटर। कई बार ये दे देता है कि इनमें से कौन सा अलाइनमेंट नहीं है, तो जस्टिफाई भी होता है, राइट भी होता है, लेफ्ट भी होता है, सेंटर भी होता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन आता है तो वो नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब चलते हैं दोस्तों 28वें क्वेश्चन की ओर। तो 27 तक कैसी लगी क्लास आपको, बोर थोड़ी ना हो रहे हो आप। अगर बोर हो रहे हो तो जाके चाय पी लीजिए एक बार, ठीक है, उसके बाद क्लास ले लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ही बचे हैं अब तो। अब चलते हैं दोस्तों 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए ये एग्जाम में आ भी चुका है, ध्यान रखना RSCIT की में, कि जब MS ऑफिस 2016 में एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज क्या होता है। वापिस क्वेश्चन सुनिए, जब MS ऑफिस 2016 में एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला 11 पॉइंट्स, दूसरा 14 पॉइंट, तीसरा 12 पॉइंट या फिर 10 पॉइंट। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप आराम से दे सकते हो भाई, अगर आपने
एक बार भी MS वर्ड पढ़ा है तो आपको होम टैब के अंदर फॉन्ट साइज नजर आती है, और उस फॉन्ट साइज के अंदर आपको कितने पॉइंट लिखे आते हैं वही इसका आंसर होगा दोस्तों। तो बताइए किस किस ने MS वर्ड पढ़ रखा है भाई। तो जिसने पढ़ रखा होगा इसका आंसर तो दे ही सकता है कि MS वर्ड 2016 में नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो उसकी फॉन्ट साइज क्या रहती है, टेक्स्ट साइज क्या रहती है, 11 पॉइंट रहती है, 14 पॉइंट रहती है, 12 पॉइंट रहती है, या फिर 10 पॉइंट रहती है। तो मिलेंगे आपको 10 सेकंड वापस से, बताइए इसका आंसर। चाहे गलत बता तो कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा क्योंकि सही में बताऊंगा आपको इसका आंसर। तो बताइए, देखते हैं किस किस का आंसर सही होता है। फिर दे दिया आपने आंसर इसका? अगर दे दिया तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 11 पॉइंट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होती है दोस्तों वो कितनी होती है दोस्तों, 11 पॉइंट होती है। कितनी होती है दोस्तों, 11 पॉइंट होती है। तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही था भाई बताइए। मुझे लगता है कि ये तो 90% लोगों का सही होगा क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन भी है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा 29वां। MS वर्ड में एक खाली नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। MS वर्ड में एक खाली नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। तो बताइए दोस्तों क्या है। पहला ऑप्शन Ctrl+B है, या फिर Ctrl+S है, या फिर Ctrl+C है, या फिर Ctrl+N है। तो MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हो, बताइए दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आसान है, और कौन कौन इसका आंसर देना चाहेगा कमेंट बॉक्स में यही बता दीजिए। तो मिलते हैं आपको 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर बताइए दोस्तों कि MS वर्ड में एक खाली नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। Ctrl+B है, या Ctrl+S है, या फिर Ctrl+C है, या फिर Ctrl+N है। बताइए दोस्तों क्या है शॉर्टकट की नया डॉक्यूमेंट की। दोस्तों यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की से बताने से पहले मैं 4 ऑप्शन आपको समझा देता हूँ, आपने दे दिया होगा इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है यहाँ पे Ctrl+B। Ctrl+B क्या काम करता है दोस्तों, बोल्ड करने का काम करता है। तो सवाल अगर ये बने कि MS वर्ड में अगर हमको अक्षरों को बोल्ड करना है तो किसका यूज करेंगे, Ctrl+B का करेंगे। Ctrl+S क्या काम आता है दोस्तों, Ctrl+S काम आता है दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। किसके लिए दोस्तों, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। और Ctrl+C क्या काम आती है दोस्तों, मतलब कॉपी करने के लिए, मतलब किसी पैराग्राफ को या टेक्स्ट को क्या करने के लिए दोस्तों, कॉपी करने के लिए। ठीक है। और Ctrl+N क्या काम आता है दोस्तों, MS वर्ड में एक खाली नया डॉक्यूमेंट जोड़ने के लिए उपयोग आता है दोस्तों Ctrl+N। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों इसका, डी ऑप्शन Ctrl+N। ये 99% लोगों का सही होगा, मुझे यकीन है। और किस किस का सही था बताइए। ठीक है, ये आप बताओगे। अब चलते हैं दोस्तों 30वें क्वेश्चन की ओर, क्योंकि 29 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के 30वें क्वेश्चन की ओर। तो 30वां क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों। 30वां क्वेश्चन ये है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक चेंज केस ऑप्शन नहीं होता है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा एक चेंज केस ऑप्शन नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है अपर केस, दूसरा है टोंगल केस, तीसरा है यहाँ पे पेज केस, और यहाँ पे होता है सेंटेंस केस। 4 ऑप्शन आपके सामने, और चारों में से कौन सा सही है आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। कि MS वर्ड के अंदर एक टॉपिक आता है चेंज केस, तो उसी के अंदर यहाँ पे आपको चेंज केस निकलते हैं 5। तो इनमें से क्या वो जो 5 होते हैं, क्या इनमें पांचों के 5 मतलब चारों मैच हो रहे हैं क्या, या फिर इनमें से कौन सा नहीं होता दोस्तों चेंज केस। MS वर्ड में चेंज केस ऑप्शन नहीं होता। देखिए दोस्तों, पहले आप दे दीजिए आंसर इसका 10 सेकंड के अंदर, फिर मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन आपको। और 30 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। उम्मीद है आप देख रहे हैं पूरी क्लास मेरी, और उम्मीद है आप सारे क्वेश्चनों के आंसर दे रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, मैं सभी कमेंट चेक करूंगा किस किस ने आंसर दिया, किस किस ने नहीं दिया। ठीक है, तो 1-2 लोग तो ऐसे होते हैं जो पूरे क्वेश्चनों का आंसर देते हैं, लेकिन कुछ लोग 1-2 क्वेश्चनों का आंसर देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कोई बात नहीं हम नहीं देंगे, बस देखते रहते हैं। तो उनको क्लास पूरी प्रॉपर समझ में नहीं आती है। तो क्लास प्रॉपर समझनी है तो आपको आंसर देने पड़ेंगे, जिससे आपको भी मजा आएगा क्वेश्चन मतलब देखने में। अब चलते हैं दोस्तों इसके सॉल्यूशन की ओर। तो सवाल ये था कि MS वर्ड में निम्न में से कौन सा एक चेंज केस ऑप्शन नहीं होता। अपर केस नहीं होता, टोंगल केस नहीं होता, पेज केस नहीं होता, या फिर सेंटेंस केस नहीं होता। देखिए दोस्तों, चेंज केस के अंदर अपर केस भी होता है, टोंगल केस भी होता है, और सेंटेंस केस भी होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता दोस्तों, सी ऑप्शन पेज केस नहीं होता। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पर, चेंज केस के अंदर पेज केस नहीं होता, अपर केस होता है, टोंगल केस होता है, सेंटेंस केस होता है, एक लोअर केस होता है, और एक होता है दोस्तों कैपिटलाइज ईच वर्ड, लेकिन पेज केस नहीं होता है। तो
किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आया बताइए कमेंट बॉक्स में। और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि 30 में से 25 क्वेश्चन तो आपके सही हो गए होंगे। तो किस किस के हो गए भाई 25 क्वेश्चन सही? कौन कौन ऐसा उम्मीदवार है जिसके 25 क्वेश्चन सही हैं? तो लिखवा लो कि पास हो जाओगे आज ही, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग होंगे ना वही 25 से ज्यादा कर पाएंगे, वरना फिर तो इंटेलिजेंट सभी होते लेकिन कई ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की RSCIT की या कोई भी बुक नहीं पढ़ी। तो उनसे मैं यही कहूंगा कि आप मेरी सारी वीडियो देखो, जिससे आपको पास होने के काबिल बन जाओगे आप, और पास ही क्या अच्छी परसेंटेज बन जाएगी अगर आप मेरी सारी वीडियो देखते हो तो, ये मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों आपको। लेकिन देखनी सारी क्लास पढ़ेंगे, और देखनी ऐसे नहीं कि बस देख ली कुछ याद नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं, आपको तरीके से देखनी है, रिलैक्स होकर देखनी है, और आपको जो मैं बता रहा हूँ उनको याद भी करना है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है जिससे आपको सारी क्लास अच्छे से याद हो जाए दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 31वें क्वेश्चन की ओर। 30वां आपको समझ में आ ही चुका था। 31वां क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, MS वर्ड में हेडर फुटर ऑप्शन निम्न में से किस टैब के अंतर्गत आता है? MS वर्ड में हेडर एंड फुटर ऑप्शन निम्नलिखित में से किस टैब के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला हेडर एंड फुटर, दूसरा पेजेज, तीसरा होम टैब, और चौथा है दोस्तों इंसर्ट टैब। तो बताइए दोस्तों MS वर्ड में जो हेडर फुटर का ऑप्शन आता है वो कौन से टैब के अंतर्गत आता है? हेडर एंड फुटर में आता है, या फिर पेजेज में आता है, या फिर होम टैब में आता है, या फिर इंसर्ट टैब में आता है? बताइए दोस्तों किस टैब में आता है? तो देखिए दोस्तों जो हेडर फुटर का जो ऑप्शन होता है ना वो आता है दोस्तों इंसर्ट टैब में। किस में आता है दोस्तों? इंसर्ट टैब में। तो डी ऑप्शन पर टिक लगा लीजिएगा, इंसर्ट टैब। तो किस किस का 31वें क्वेश्चन का आंसर सही था बताओ दोस्तों, किस किस का सही था? तो इंसर्ट टैब लगा लीजिए इसमें। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए 32वां क्वेश्चन है MS वर्ड में बेस लाइन के ऊपर मुद्रित संख्या को क्या कहा जाता है? MS वर्ड में बेस लाइन के ऊपर मुद्रित संख्या को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन सुपरस्क्रिप्ट, दूसरा सबस्क्रिप्ट, तीसरा स्ट्राइक थ्रू, या फिर अबोव BL। बताइए दोस्तों MS वर्ड में बेस लाइन के ऊपर मुद्रित संख्या को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला सुपरस्क्रिप्ट, दूसरा सबस्क्रिप्ट, तीसरा स्ट्राइक थ्रू, और चौथा है दोस्तों अबोव BL। तो दोस्तों MS वर्ड में बेस लाइन को के ऊपर मुद्रित संख्या को क्या कहा जाता है? अगर आप आंसर दे सकते हो तो दे दीजिए, 10 सेकंड का समय आपके सामने है, वीडियो को पॉज कीजिए और दे दीजिए आंसर जल्दी से इसका। कि MS वर्ड में बेस लाइन मतलब आधार रेखा से ऊपर जो संख्या होती है ना, जैसे मैं बोल लूँ कि 10th, अगर आपने देखा हो 10th या 5 का स्क्वायर जो छोटा सा होता है ना 2 ऊपर, तो वो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? वो कैसे मतलब लगाया जा सकता है MS वर्ड में? दोस्तों अगर आपने आंसर दे दिया हो तो देखिए दोस्तों वो क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? सुपरस्क्रिप्ट होता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट क्या होता है दोस्तों? अगर सवाल ये आता है ना कि बेस लाइन के नीचे मुद्रित संख्या को क्या कहा जाता है? बेस लाइन के नीचे, तो नीचे कहा जाता है दोस्तों सबस्क्रिप्ट, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू क्या काम करता है? जैसे राम लिखा आपने, मैं बताता हूँ आपको स्ट्राइक थ्रू क्या काम करता है। देखिए स्ट्राइक थ्रू क्या काम करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम लिख दिया RAM, और यहाँ से अगर मैं इसको स्ट्राइक थ्रू करना चाहूंगा ना तो देखिए कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे कटा हुआ दिखाई देगा ऐसे बीच में से। और जो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट होता है ना दोस्तों वो ये होता है, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 10 और TH, तो यहाँ पे TH क्या होता है दोस्तों? हल्का सा ऊपर होता है, तो मैं TH को करूंगा सेलेक्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको सुपरस्क्रिप्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो TH दिखाई दे रहा है ना वो मुद्रित रेखा से हल्का सा ऊपर भी हो गया, ठीक है, और बेस लाइन से ऊपर हो गया, तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको 32वां क्वेश्चन समझ में आया होगा कि सुपरस्क्रिप्ट किसे कहते हैं और सबस्क्रिप्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सुपर और सब से आंसर आ जाता है कई बार, मतलब क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 33वें सवाल की ओर। 33वां सवाल क्या है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि MS वर्ड में एक पेज का मध्यम यानी कि मॉडरेट मार्जिन निम्न में से किस पेज पर लागू किया जा सकता है? MS वर्ड में एक पेज का मध्यम यानी कि मॉडरेट मार्जिन निम्न में से किस पेज पर लागू किया जाता है? बताइए दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है, पेज लेआउट टैब, व्यू टैब, या रिव्यू टैब, या फिर डिजाइन टैब। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो देखिए दोस्तों इसी सवाल क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बन सकता है कि मार्जिन जो दिखाई दे रहा है ना, मार्जिन आपको, मार्जिन कितने प्रकार का होता है दोस्तों? मार्जिन होता है 4 प्रकार का, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। एक पेज का मार्जिन होता है दोस्तों, मुख्य मार्जिन जो होता है वो 4 होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। ध्यान रखना कई बार ये भी आ जाता है
कि इनमें से कौन सा मार्जिन नहीं है, ठीक है। या फिर आएगा कि पेज का मार्जिन कितने प्रकार का होता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो सवाल ये है कि एमएस वर्ड में एक पेज का मध्यम यानी कि मॉडरेट मार्जिन निम्न में से किस पेज पर लागू किया जा सकता है, किससे पेज पर लागू किया जा सकता है, पेज लेआउट टैब से, व्यू टैब से, रिव्यू टैब से या फिर डिजाइन टैब से। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर आता है तो दीजिए, 10 सेकंड का फिर से समय दे रहा हूं मैं आपको, उम्मीद है इसका आंसर आप दे दोगे आराम से। तो कौन कौन देना चाहेगा इसका आंसर दोस्तों, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर इसका। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा उससे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं। एमएस वर्ड में एक पेज का मॉडरेट मार्जिन निम्न में से किस पेज पर लागू किया, किससे पेज पर लागू किया जा सकता है, तो पेज लेआउट टैब से। किससे दोस्तों, पेज लेआउट टैब से। तो लगा लीजिए यहाँ पे पेज लेआउट टैब में आप अगर जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा मार्जिन का ऑप्शन, वहां से आप मॉडरेट अप्लाई कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो आराम से आप कर सकते हो किससे, पेज लेआउट टैब से। तो किस किस का ये क्वेश्चन सही था आप बताइए, किस किसी ने इसका आंसर सही दिया, तो बता सकते हो आप आराम से। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34वां, मतलब 2 ही क्वेश्चन बच रहे हैं, 34वां और 35वां। तो इनका तो आंसर आप सही दे सकते हो। तो ऑप्शन क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है दोस्तों इसमें, ऑप्शन फिर बाद में देखेंगे हम। तो एमएस वर्ड में कर्सर को टेबल के अगले सेल पर ले जाने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड कुंजी का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में कर्सर को टेबल के अगले सेल पर ले जाने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड कुंजी का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला है होम, दूसरा है शिफ्ट, तीसरा है टैब और चौथा है दोस्तों कंट्रोल। तो बताइए दोस्तों, कर्सर को टेबल के अगले सेल पे, मतलब एक टेबल के अंदर जो सेल होती हैं, तो कर्सर एक सेल पे रखा हुआ है तो उसको अगली सेल पे ले जाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी कुंजी प्रेस करेंगे हम, होम करेंगे, शिफ्ट करेंगे, टैब करेंगे या कंट्रोल करेंगे। बताइए दोस्तों, अगर इसका आंसर अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। 10 सेकंड का समय आपको देता हूं मैं, 10 सेकंड के 10 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दीजिएगा। एमएस वर्ड में कर्सर को टेबल के अगले सेल पर ले जाने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड कुंजी का उपयोग किया जाता है, होम का, शिफ्ट का, टैब का या कंट्रोल का। बताइए दोस्तों किसका किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना वो होगा टैब। क्या होगा दोस्तों, टैब होगा। टैब के द्वारा हम एक सेल से अगले सेल पर कर्सर को ले जा सकते हैं। किसके द्वारा दोस्तों, टैब के द्वारा। क्लियर। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक टेबल या सारणी के अंदर जो एक सेल के अंदर कर्सर रखा हुआ होता है उसे अगले सेल पर ले जाने के लिए किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, टैब का करेंगे। किसका करेंगे दोस्तों, टैब का करेंगे। 34 क्वेश्चन पूरा हो चुके हैं दोस्तों। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर जिसका नंबर है 35वां क्वेश्चन। तो चलते हैं दोस्तों 35वें क्वेश्चन की ओर। आप भी थक चुके होंगे क्लास देखते देखते, कौन कौन थक चुका भाई। तो यहाँ पे 35वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के लेफ्ट साइड के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। वापस सुनिए, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के लेफ्ट साइड के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है एंड की से, दूसरा बैक स्पेस से, तीसरा डिलीट से या फिर होम से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एंड की से क्या होता है, मैं ऑप्शन समझा देता हूँ एक बार आपको, लेकिन ऑप्शन समझाने से पहले अगर आपको आता है क्वेश्चन तो आप इसका आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने। सवाल ये है कि निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर को लेफ्ट साइड के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कर्सर के लेफ्ट साइड के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे कर्सर ये रखा हुआ है, ठीक है, अब ये कर्सर के मतलब 2 भागों में मैटर बट गया, एक तो एंड साइड, ये तो हो गया इसके लेफ्ट साइड का, ठीक है, और जो एक कर्सर है ना उसके ये हो गया राइट साइड का। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि जो एक कर्सर है ना उसके ये जो अक्षर है ना एंड वाले, इनको मिटाने के लिए आप किस की का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो एंड की से क्या होता है दोस्तों, कर्सर लाइन के अंत में जाता है। तो बैक स्पेस से क्या होता है, बैक स्पेस से दोस्तों हम कर्सर के लेफ्ट साइड के अक्षरों को मिटा सकते हैं। किसको दोस्तों, लेफ्ट साइड के अक्षरों को मिटा सकते हैं। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। डिलीट से क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट होता ना, ये अगर लेफ्ट की जगह राइट होता, क्या होता दोस्तों, लेफ्ट की जगह राइट होता, तो इसमें जो आंसर सही होता वो डिलीट होता। अगर सवाल ये होता ना कि निम्न में से किस की का मदद से आप कर्सर के राइट साइड के दाएं ओर के अक्षरों को मिटा सकते हो, तो डिलीट से। लेकिन बाएं अक्षर और के अक्षरों को मिटा सकते हो, वो क्या आएगा दोस्तों, बैक स्पेस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बैक स्पेस और डिलीट में अंतर समझ में आया होगा। डिलीट काम करता है कर्सर के राइट साइड का मिटाने का, बैक स्पेस काम करता है कर्सर के लेफ्ट साइड के अक्षरों को मिटाने का। ठीक है, और होम की क्या काम करती है दोस्तों, कर्सर को लाइन की शुरुआत में लाने के लिए।
अगर कोई लाइन है, उस लाइन के अंत में कर्सर है, तो उसको शुरुआत में लाने के लिए होम की दबाएंगे और उसको एंड में ले जाने के लिए एंड की दबाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास 100% समझ में भी आई होगी। और ऐसे कितने लोग हैं जिनके 35 में से 35 क्वेश्चन सही है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और ऐसे कितने लोग हैं जिनके 35 में से 30 क्वेश्चन सही है, ठीक है, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं कह सकता हूँ कि जिसके भी इस क्लास के अंदर से 20 क्वेश्चन सही है ना, ओनली 20 क्वेश्चन सही है, वो लड़के या लड़कियां आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, वो स्टूडेंट आराम से पास हो जाएंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी उनको और थोड़ी मेहनत करनी है। और जिनके 35 में 35 सही है ना, वो निष्फिक्र हो जाइए, लेकिन क्लास तो देखते रहिए। ये नहीं कि क्लास देखना बंद कर देंगे 35 में 35 सही है तो, क्लास तो देखते रहिए, लेकिन वो एक अच्छी स्थिति में, ये कह सकता हूँ मैं। ठीक है, उनकी अच्छी परसेंटेज बनेगी, ये भी कह सकता हूँ मैं। और हाँ, मुझे बताइए कौन से शहर से मुझे देख रहे हो आप, और ये क्लास कैसी लगी। और इस क्लास को आज ही फिनिश कर दीजिएगा, अगली क्लास में लेके आऊँगा 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, लेकिन एक बात और, अगर आपके किसी भी फ्रेंड की या किसी भी भाई बहन की जो भी एग्जाम है ना आपके की, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो उनके पास में, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है। और उनसे बोल दीजिएगा कि आप इनके आंसर दो साथ साथ में, क्योंकि जब आप आंसर देते हो ना दोस्तों, तो आपको हर एक क्वेश्चन आसानी से मतलब एक तरीके से माइंड में बैठ जाता है वो। ठीक है, और एक बात ये क्लियर कर लेना कि एग्जाम के अंदर 35 क्वेश्चन आएंगे आपके, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। 35 में से 35 आपको करने हैं, लेकिन जो लोग 35 में से 14 क्वेश्चन सही कर देंगे ना दोस्तों, वो पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पास होने के लिए दोस्तों 35 में से 14 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। कितने में से दोस्तों? 35 में से। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे दोस्तों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 35 आएंगे। जिनमें से आपको सही कितने करने पड़ेंगे? जिनमें से सही आपको करने पड़ेंगे दोस्तों 14 क्वेश्चन। कितने दोस्तों? 14 क्वेश्चन। जो लोग 14 क्वेश्चन सही कर देंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? पास हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको करके आने, और ज्यादातर ये करना है कि भाई सही क्वेश्चन करने चाहिए आपको। ठीक है, तो डाउट क्लियर कर दिया मैंने आपको कि कितने क्वेश्चन सही होने पे पास हो जाओगे आप? 14 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखते हो शुरू से एंड तक की, मतलब जो भी मैं बना रहा हूँ वो सारी, और जो पिछली बना चुका मैं ओल्ड वीडियो वो भी, तो आप आसानी से पास हो जाओगे। और सारे क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेंगे आपको, क्योंकि मैं बहुत डीपली क्वेश्चन बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और आप आसानी से पास भी हो जाओगे, आपकी आसानी से परसेंटेज भी बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप कुछ बताइएगा मुझे, कि सर हमको इतनी पसंद आई क्लास, या हमने शेयर की। जो भी आपको करना है शेयर वगैरह आप कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो आने से पहले अपडेट मिल जाएगा आपको। तो सब्सक्राइब करना जरूरी है, लाइक कीजिए, शेयर भी जरूर करना है। शेयर उन लोगों के पास करो जिनकी अभी अभी कोई एग्जाम लगने वाली है। ठीक है, या फिर आपके कोई साथी हैं उनको आप शेयर कर सकते हो आराम से। क्लियर? तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।